हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों का जो चल रहा है अभी इकोनॉमी की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है फॉर यूपीएससी पीटी 2020-21, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो बड़ा ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उनको जो है अच्छे से समझ करके अपने नोट्स में उनको अपडेट कर लिया होगा। और यहाँ पे आपके सामने भी क्वेश्चन नंबर 31 है। जैसा कि पहले दो क्वेश्चंस, इसके पहले के जो दो क्वेश्चंस थे आपके, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, वो न्यू इकॉनमी पे बेस्ड थे और हमने कहा था कुछ क्वेश्चंस और आएंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यू इकॉनमी। तो न्यू इकॉनमी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसा कि एक नाम तो गया न्यू इकॉनमी हो गया, दूसरा क्या हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, और इसे हम इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, न्यू इकोनॉमी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फैक्ट्रीज और इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज। तो ये कह रहा है कि जो न्यू इकोनॉमी है वह कॉन्सेप्ट का मीन्स अवधारणा, वो एक अवधारणा है किसकी, स्मार्ट फैक्ट्रीज की, या जिन्हें हम कह रहे हैं इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज। तो ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो न्यू इकोनॉमी है वो क्या है, वो स्मार्ट फैक्ट्रीज या इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज की एक अवधारणा है। तो अभी तक दो क्वेश्चंस में, इसके पहले के जो दो क्वेश्चंस हैं 29 और 30, उनमें कुछ जो चीज़ें कंटेंट आपको मिला, उनमें जो डेटा आपको मिला, अब उसमें फर्दर आपके उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब इस क्वेश्चन में आप न्यू इकोनॉमी के बारे में कुछ और जानेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि न्यू इकोनॉमी स्मार्ट फैक्ट्रीज या इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज की एक अवधारणा है। ठीक, ओके। Statement number 2, smart factories have autonomous production in which plants, machines, people and products communicate independently with each other। तो ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि जो न्यू इकोनॉमी है वो स्मार्ट फैक्ट्रीज या इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज की अवधारणा है। अभी आगे बता रहा है कि स्मार्ट फैक्ट्रीज होती क्या है। तो स्मार्ट फैक्ट्रीज में क्या होता है, ऑटोनॉमस प्रोडक्शन होता है। ऑटोनॉमस का मतलब अपने आप, स्वायत्त, यानी कि जिसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत ना पड़े। ऑटोनॉमस बॉडी आप लोग जानते हैं, स्वायत्त, यानी कि यहाँ पे आप इसको ऑटोमेटिक से समझ सकते हैं। ऑटोनॉमस प्रोडक्शन उस जिसमें क्या होता है, इन विच प्लांट्स। तो प्लांट का मतलब फैक्ट्री या कारखाने से, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लाई की फैक्ट्री है, तो हम उस प्लाई की फैक्ट्री को समग्र रूप में प्लांट कहते हैं। ऐसा कुछ भी, यानी जहाँ पे कोई भी चीज़ की फैक्ट्री है तो समग्र रूप में हम प्लांट कहते हैं, जिसमें प्लांट्स यानी कि जो पूरी फैक्ट्री है, मशीन्स उसमें कुछ मशीन्स होगी, पीपल काम करने वाले लोग होंगे, और प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, प्लांट्स, मशीन्स, पीपल एंड प्रोडक्शन, ये कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि न्यू इकोनॉमी स्मार्ट फैक्ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है। अब आप स्मार्ट फैक्ट्रीज होती क्या है, तो स्मार्ट फैक्ट्रीज ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें ऑटोनॉमस प्रोडक्शन होता है, और उसमें क्या होता है, प्लांट, मशीन, पीपल और प्रोडक्ट्स ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कम्युनिकेट करते हैं। आप इसको बस ऑटोमेटिक समझ लीजिए। अच्छा, अगर आप अपने घर में कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है, अब अगर फिजिक्स में आप जाएंगे तो आपको पता होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, कि जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है जिससे कपड़े साफ होते हैं। तो आप कमेंट पे बताइएगा, आपकी जो वॉशिंग मशीन है तो उसमें कुछ हाथ से रगड़ने वाला सिस्टम तो होता नहीं है। तो हम लोग जिसे रगड़ रगड़ कपड़े साफ करते हैं और घिस घिस के ब्रश से, लेकिन फिर भी उसमें कपड़े साफ हो जाते हैं। तो किस सिद्धांत पे, फिजिक्स का एक सिद्धांत लगता है, तो आप उसे मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, वो तो आप बताएंगे। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है, अब मान लीजिए कि वो अगर
ओल्ड होगी, मतलब 5-7 साल पुरानी मशीन होगी, तो और या उससे भी पुरानी होगी, है ना। तो अब 5-7 साल पुरानी मशीन होगी तो उसमें क्या होगा कि आप जो है उसमें 2 टैंक बने होंगे, एक जो है आपका जो है जिसमें कपड़ा धुलता है, और दूसरे में क्या होता है कपड़ा सुखाया जाता है। तो वो जो कपड़े धुलने वाला टैंक होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप पानी भरेंगे, भले आप उसमें बकेट्स डालें या पाइप भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको क्या करेगा, जो जिसमें कपड़े धुलने वाला जो टैंक होता है उसमें आपको पानी मैनुअली भरना पड़ेगा, और फिर उसमें कपड़े वॉशिंग पाउडर और कपड़े डालने पड़ेंगे, फिर उसको सेट करना पड़ता है कितनी देर आपको चलाना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से आधे घंटे तक आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद आपको उनको निकाल करके फिर उनको मतलब निचोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो उनमें वॉशिंग पाउडर लगा हुआ उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको जो सुखाने वाले टैंक में डालना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोसेस, इसमें काम कर इतना काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन तो इसे बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। लेकिन आजकल जो नई मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें आपकी जो मशीन होती है वो पाइपलाइन से जुड़ी हुई होती है ना। आप उसमें कपड़े डालेंगे, वो तो अपने हिसाब से पानी कितना पानी उसे चाहिए वो अपने हिसाब से खींच लेगी, और उसको कपड़े को धुलेगी, और फिर उसके बाद में जो गंदा पानी है उसको निकाल देगी, फिर कपड़े अपने आप सुखा देगी। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो जो नई ऑटोमेटिक मशीन होती है इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑटोनोमस कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको इसलिए दिया, तो स्मार्ट फैक्ट्री बस इसी तरीके से है, वो जहाँ पे सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक चलेंगी, है ना, वहाँ से किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब आप समझ गए होंगे, तो ये है स्मार्ट फैक्ट्रीज आपकी, या इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज, है ना, जिसमें कमांड से अपने आप काम होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 3, ड्यू टू इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन इट्स ऑल्सो नोन एज साइबर फिजिकल सिस्टम। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में ये बताया कि जो आपकी न्यू इकोनॉमी है, ये स्मार्ट फैक्ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है, या इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। नेक्स्ट में आपको बताया कि स्मार्ट फैक्ट्रीज या इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज होती क्या है, और नेक्स्ट में बताया है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन होता है उसके कारण इसे साइबर फिजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है क्या होता है, मर्जर है किसका किसका, डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल इनोवेशंस का मर्जर है, इसीलिए इसे, तो देखिए यहाँ पे मशीन क्या है आपकी, फिजिकल ही तो है, और यहाँ पे जो पीपल होगा बायोलॉजिकल हो जाएगा, इस तरीके से। तो डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल इनोवेशंस का मर्जर ही साइबर, इस कारण इसे साइबर फिजिकल सिस्टम कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम, है ना। साइबर का मतलब जो वर्चुअल है, और फिजिकल का मतलब जो उसका भौतिक आधार है, यानी मशीन है और उसमें कोई कमांड है तो वो अपना काम कर रही है। तो इस तरीके से 3 स्टेटमेंट आपके हैं। न्यू इकोनॉमी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फैक्ट्रीज और इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है स्मार्ट फैक्ट्रीज हैव ऑटोनोमस प्रोडक्शन in which plants, machines, people and products communicate independently with each other, ये भी सही है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप यूपीएससी अगर आपने एग्जाम जो लोग दे चुके होंगे वो जानते होंगे, नहीं दिया होगा पता चलेगा आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपके स्टेटमेंट बनाए हैं, इसी तरीके से आपके वहाँ पे रखा होगा कि क्या स्मार्ट फैक्ट्रीज में ये चीज़ आती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड है ड्यू टू इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन इट्स ऑल्सो नोन एज साइबर फिजिकल सिस्टम, ये भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज राइट, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ओनली 1 केवल 1, ओनली 2 केवल 2, ओनली 3 केवल 3, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट फैक्ट्रीज के बारे में ये बताया गया। स्मार्ट फैक्ट्रीज क्या होती हैं, इसके ये फीचर्स होते हैं, और इसके कारण इन्हें साइबर फिजिक्स, तो ये जो पूरा सिस्टम है जो कम्युनिकेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, है ना, ये जो सिस्टम है जो इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर रहा है, इसे ही कहेंगे साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से न्यू इकोनॉमी पे आपने 3 क्वेश्चन को पढ़ लिया। अच्छा, तो ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ, आप जो है इसको अपने नोट्स में इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको
मॉनेटरी पॉलिसी मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है मैंने, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, तो इसलिए पुराने वाले वीडियोस आप लोग देख लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी जो है रेपो रेट वगैरह बता देता हूँ आज आरबीआई ने, क्योंकि आपको पता है बाई मंथली पॉलिसी आती है आरबीआई की। तो आज आरबीआई ने जो रेपो रेट वगैरह अनाउंस किया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ये सब क्या होते हैं मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा चुका हूँ और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे और आपको बता चुका हूँ। तो आप जो लोग ऑफलाइन पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग ऑनलाइन पढ़ चुके हैं वो भी अच्छी बात है। जिन लोगों ने ऑनलाइन नहीं पढ़ा अभी तक तो पुराने वाले वीडियोज़ में उसको देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या आता है रेपो REPO, रेपो रेट, ये होता है रेपो रेट, है ना। तो इसका पूरा नाम होता है रिपर्चेज ऑफर, या इसको ऑप्शन भी कहते हैं, OPTION, ऑफर या ऑप्शन रेट, रेपो रेट। तो इसका पूरा नाम होता है रिपर्चेज ऑफर या ऑप्शन रेट, है ना। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तीसरा आपका होता है MSF, है ना, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना। तो MSF रेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी इतनी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो रेपो रेट, तो आरबीआई ने जो है आज नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है अनाउंस किया है। तो जो आपका जो रेपो रेट है वो क्या है, 4%। रेपो रेट कितना है आपका, 4%। आपका जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%, और आपका जो MSF रेट है वो है आपका 4.25%, है ना। तो रेपो रेट कितना अनाउंस किया है, 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना अनाउंस किया है, 3.35%, और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब मैं आपको ये क्या होता है तो ये सब मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप नहीं पढ़े पुराने वाले वीडियोस देखिए, तो ये चीज़ आपकी है। तो 4%, 3.35% और 4.25%, है ना। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका रेपो रेट क्या होता है ना। रेपो रेट वह रेट होता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराता है, या कह सकते हैं रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को, है ना, शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है, यानी उनका पैसा अपने पास जमा करता है। यानी अगर कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई जो है उधार देगा तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, अगर उनका पैसा अपने बाद जमा करेगा तो इस रेट पे जो है उनको देगा। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, तो इस रेट पे जब बैंक्स जो है ये जो उधार देगा तो ये 4.25% पे देगा, ठीक है, आरबीआई, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो क्या है, ये आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ रेट आपका ये आरबीआई ने अनाउंस किया है। तो आपने पुराना वाला लिख रखा होगा तो उसमें आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए। तो ये दो चीज़ें आपकी हो गई। तो ये थोड़ा आपकी ये सारी चीज़ें आपकी किसके तहत आती हैं, अनाउंस होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं आपके, 6 मेंबर होते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 6 मेंबर होते हैं। तो मॉनेटरी MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसकी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये सब क्या रहेगा, ये जो डिसीजन होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा होता है। और तो ये मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या बनाती है,
मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति बनाती है। क्या बनाती है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब यही कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ये सब चीज़ें क्या रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं और ये मिलकर के मौद्रिक नीति को बनाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो है मेरे साथ में, है ना, मैं फिर से कहूँगा कि आप यहाँ पे जो है हमारे साथ में जो इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, उसके 3 वीडियो आए हैं और आएंगे, घबराना नहीं है। तो 2 चीज़ें आपकी यहाँ पे चल रही हैं, और आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और आपका जियोग्राफी, ये आपको यहाँ पे आपको जाके पढ़ना है। वर्ड स्टडी विथ प्रफुल्ल, PRAPHUL। तो इस चैनल पे आपको प्रफुल्ल सर के द्वारा वर्ड स्टडी विथ प्रफुल्ल पे, ये चैनल है प्रफुल्ल सर के द्वारा, वहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था और जियोग्राफी यानी कि भूगोल की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। और आप हमें जो है आपके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ठीक है, तब तक आप जो है पढ़िए और इसे भी अपने नोट्स में अपडेट करिए। आप मॉनेटरी पॉलिसी आपने जहाँ पे लिख रखा हो पुराना, वहाँ पे नया डेटा आपको अपडेट करना है। तो ठीक है, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।